So hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo and we are starting the journey of class 12th physics. Congratulations to each one of you, आप class 12 में promote हो चुके हो and मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से पहले आपको फिजिक्स को लेके क्या परसेप्शन था, क्या लेवल था, क्या मार्क्स आते थे, वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने अपना 12th क्लास का जर्नी एसएस सर के साथ स्टार्ट किया है, सो मैं आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अच्छा हो या बुरा हो, साइड में रख के आज बेसिक से फिजिक्स को डेवलप कराऊंगा। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि इस चैनल पे जितने भी फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक वीडियोस आएंगे, अगर आपने सारे वीडियोस को अच्छे से देख लिए, मेरे साथ साथ नोट्स बना लिया एंड चीजों को प्रैक्टिस कर लिया, तो इस दुनिया में चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं एक वैसा एडुकेटर नहीं हूं जो बहुत ज्यादा जेई नीट चिल्लाता हूं। मैं एक फिजिक्स टीचर हूं। मैं आपको स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स क्लियर कराऊंगा, कंसेप्चुअली आपको इतना स्ट्रांग बनाऊंगा विदाउट सेटिंग अ टारगेट एग्जाम कि जेई है तो नहीं करेंगे, नीट है तो करेंगे, ऐसा नहीं है। फिजिक्स को मैं इतना स्ट्रांग बनाऊंगा आपका कि आपको, आपके मन में वो बैरियर्स ही खत्म हो जाएंगे कि ये तो जेई के लिए है, ये तो नीट के लिए है। यस, हम लोग कंटेंट क्या लेने वाले हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, बट आपका एक बेसिक परसेप्शन आना चाहिए कि मैं एसएस सर से फिजिक्स सीखने आया हूं। एसएस सर कोई नीट का, जेई का, बोर्ड के टीचर नहीं है। सर एक स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल फिजिक्स टीचर है जो हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स को क्लियर कराएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हो जाए, माय नेम इज सौहार्दो सूत्रधर, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आप मुझे एसएस सर बोल सकते हो। एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं मेरे टीचिंग स्टाइल से, जिसको मैं एसएस स्टाइल बोलता हूं। आगे आने वाले लेक्चर्स में बार बार रेफर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो कंटेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, इट इज टॉप लेवल कोटा कंटेंट, बट इस कंटेंट को मैंने किया है कंसाइज। जो कोटा का कंटेंट है ना, जो आज से 10 साल पहले डिलीवर किया जाता था, वो बहुत इलेबोरेट था। मैं अगर खुद की बात करूं, आज से 3 साल पहले जब मैंने ये चैप्टर लिया था ना एक ऑफलाइन बैच में, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का उनका इतना मोटा सा कॉपी बन गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना मोटा सा कॉपी बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी क्लास में मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस वहीं पे बैठा के करा दिए थे। आज से 3 साल पहले मेरा जो टीचिंग स्टाइल था वो बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग था। ये लो बेटा, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। बट इससे पता है क्या होता था? मेरे को तो बहुत मजा आता था कि मैंने सब कुछ करा दिया। अब बोलो, एचसी वर्मा सॉल्व करा दिया, सारे पीवाईक्यूज करा दिए नीट के, सारे पीवाईक्यूज करा दिए जेई मेंस के, एडवांस के इलस्ट्रेशंस करा दिए। बट इससे क्या होता था? बच्चा मेरे को कंप्लेन करता था कि सर करा तो आपने सब दिए, बट दिमाग में स्टे नहीं करा पा रहे। आपके क्लास नोट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवाइज करने जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा, 10 दिन लग रहे। तो मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग से मैं स्टूडेंट का ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट नहीं करा सकता। इसलिए चेंज मैंने क्या किया अपने टीचिंग स्टाइल में, पहले जब इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर मैं 50 क्वेश्चन कराता था क्लास में, 50 क्वेश्चन, आज मैंने उस क्वेश्चन को 20 कर दिए। सेम चीज ही है, बट एक क्वेश्चन के में, एक टाइप के मैं 6-7 सवाल कराता था, जब तक वो ना बोले कि सर अब तो मतलब कर ही लेंगे। अब मैं सेम टाइप के 2-3 सवाल कराऊंगा, थोड़ा सा कंसाइज हो जाएगा, तो आपको भी करने में, रिवाइज करने में इजी होगा। कंटेंट आपको सेम ही दिया जा रहा है, आपको बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है कि मैं बिलीव करता हूं इन टॉपिक वाइज मास्टरी। तो ये जो वीडियोस भी आने वाले हैं आपके पास, टॉपिक वाइज आने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड टॉपिक कूलम्स लॉ, थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टॉपिक वाइज मास्टरी से क्या होता है, अगर मैं आपको रात के 3:30 बजे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज, बताओ उसके अंदर मैंने क्या बोला था, तो सर फर्स्ट पॉइंट आपने ये बोला था, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपने एक न्यूमेरिकल कराया था, आपने ये फॉर्मूला बोला था। टॉपिक वाइज मास्टरी से अपना ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में स्टोर कर पाते हैं। मैंने अपने एंड मेरे जो सीनियर टीचर्स है उनके एक्सपीरियंस से पूरे क्लास 11th एंड 12th के फिजिक्स को अराउंड 225 टॉपिक्स में ब्रेक किया है। समझ रहे हो? पूरे क्लास 11th प्लस 12th के टॉपिक्स को इतने टॉपिक्स में ब्रेक किया है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो टॉपिक माना है शायद किसी और ने उसको सब टॉपिक माना हो, ऐसा तो हो सकता है। सो इस चैनल पे भी वीडियोस ऐसे आएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एक वीडियो जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्योरी है, अगला वीडियो जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी भी है प्लस अगला वीडियो जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स है, फिर कूलम्स लॉ का थ्योरी, फिर कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। मैंने थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स वाला सेपरेट वीडियो फॉर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। इससे फायदा क्या होता है कि आपको पता है कि मैं ये वीडियो देख रहा हूं, सो
एवरी पॉसिबल थ्योरी मैं समझ रहा हूं। सपोज आप ऐसा बोलोगे कि सर मुझे तो कूलम्स लॉ का थ्योरी स्कूल से बाकी जगह से क्लियर है, मैं तो सिर्फ आपके साथ कूलम्स लॉ के 25 अच्छे क्वेश्चंस करना चाहता हूं, तो आप थर्ड वीडियो स्किप करके डायरेक्ट फोर्थ, ऑल्दो ऐसा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि अगर एसएस सर आपको थ्योरी समझाए तो चीजें ज्यादा दिमाग में जल्दी फिट होता है, बट स्टिल अगर कोई करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टीचिंग स्टाइल। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब देखना, फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा स्लो रहेगा, ये इसलिए रहेगा क्योंकि आपको मेरे टीचिंग स्टाइल के साथ हैबिचुएट होना पड़ेगा। मैं वो टीचर नहीं हूं कि बस स्लाइड आपको रीड कर दे, वैसा नहीं है। देखो मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, मैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को रीड भी नहीं करूंगा, मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहले आपके दिमाग में मैं एक सवाल देना चाहता हूं कि अगर मेरे पास दो सरफेसेस है, अगर मेरे पास क्या है, दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस एंड एक ये वाला सरफेस। पहला वाला सरफेस इज अ ड्राई सरफेस एंड जो सेकेंड वाला सरफेस है इट इज अ वेट सरफेस। वेट कैसे, इसमें मैंने लिया है ब्लू है पानी पानी, लेट्स से सेकेंड वाले सरफेस में कुछ मॉइस्चर या कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है, सो इट इज अ वेट सरफेस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन से सरफेस में चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट मतलब कौन से सरफेस में चार्जेस ज्यादा कलेक्ट होंगे। क्या सोचोगे, क्या सोचोगे? अच्छा, एक रियल लाइफ इलस्ट्रेशन से समझते हैं। हम सब ने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट तो किया होगा कि कुछ थोड़े बहुत बिट्स ऑफ पेपर्स ले लिए एंड एक कोम लिया, हमने क्या किया, हेयर पे रब किया, हेयर पे कोम रब किया एंड कोम को जैसे ही पेपर्स के सामने लेके आएंगे सो दोस पेपर्स विल गेट अट्रैक्टेड एंड सबको पता होगा ये कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, अगर वो सेम कोम को आप एकदम गीला हेयर, वेट हेयर में रब करोगे एंड पेपर के सामने लेके जाओगे बिट्स ऑफ पीसेस के सामने, तो क्या वो अट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या मतलब सर, ड्राई हेयर में आपने कोम को रब किया तो पेपर्स अट्रैक्ट हो गए, वेट हेयर में आपने रब किया तो पेपर्स अट्रैक्ट नहीं हुए। इसका मतलब क्या, वेटनेस चार्ज के एक्यूमुलेशन को कम कर देता है क्या? अच्छा, पेपर्स अट्रैक्ट क्यों हो रहे थे? अगर ये कोम है, जैसे ही मैंने हेयर पे रब किया ना, ड्यू टू रबिंग इस कोम के सरफेस में क्या हो गए, चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए and these charges are at rest, these are called static charges and because of this static electricity or static charges the papers are getting attracted। वहाँ पे क्या होता है, something called electrostatic induction भी होता है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। बट हमने ये समझा कि वेटनेस या मॉइस्चर चार्जेस को नलीफाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, वाटर H2O ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब पता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दैट मींस ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। इस प्रॉपर्टी को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोला जाता है। सो फाइनली ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव। वाटर मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल, मैं जानता हूं, बट इसमें जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज पार्शियली नेगेटिव एंड बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर पार्शियली पॉजिटिव। अगर आपने इस वेट सरफेस में एक पॉजिटिव चार्ज आप लेके आए तो ये जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरैक्ट करके उसको नलीफाई करेगा। एंड अगर आपने एक नेगेटिव चार्ज लेके आए देन ये पॉजिटिव पार्ट्स इसके साथ इंटरैक्ट करके उसको नलीफाई करेगा। मुझे पता है कि दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को मार के नलीफाई कर देते हैं। अच्छा, तो एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो गया। क्या कंसेप्ट सर? कि ड्राई सरफेस में ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। जितना ज्यादा सरफेस का वेटनेस, वेट सरफेस में चार्जेस एक्यूमुलेट होना नहीं चाहते क्योंकि मॉइस्चर जो है इट नलिफाइज द charges। Okay, now let us read the 2 points। In dry weather, static charges get accumulated in human body। NCERT का लाइन है, ह्यूमन बॉडी में स्टैटिक चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसलिए जब आप लोग सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हो एंड यूजुअली क्लोथ्स खोलते हो देन एक क्रैकलिंग सा साउंड आता है। अच्छा, वो क्यों होता है? क्योंकि अपने बॉडी में कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए थे? स्टैटिक चार्जेस। एंड व्हेन यू टेक ऑफ योर क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स, मेनली सिंथेटिक क्लोथ्स, बाकी में भी थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, यू हियर समथिंग कॉल्ड अ क्रैकलिंग साउंड। Second point is charges accumulate more on a dry surface compared to a wet surface because polar water molecules. Now do you understand why is water polar? Water is polar because of difference in electronegativity between oxygen and हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरह ज्यादा खींचता है। ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन बोलता है यार मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा होगा, इसलिए वो पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। चलिए, प्रेजेंट इन द मॉइस्चर एंड चार्जेस एंड नलिफाइज देम। सो मॉइस्चर जो होता है
पोलर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो चार्जेस को क्या करता है, नलीफाई करता है। इसलिए जब आप वेट हेयर में कोम को रब कर रहे थे तो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। स्टैटिक चार्जेस किसको बोला जाता है? स्टैटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं। बट सिर्फ ये ओनली कंडीशन नहीं है, एनसीईआरटी में जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि डू नॉट चेंज विद टाइम, तो स्टैटिक चार्जेस के लिए आप दो पॉइंट्स याद रखें। स्टैटिक चार्जेस आर दोस चार्जेस विच आर एट रेस्ट, रेस्ट में तो होना ही चाहिए, एंड दे डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ बदलना नहीं चाहिए। देयर मैग्नीट्यूड दे डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, तो इस स्लाइड से जब आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड में एसएस सर ने क्या सिखाया, आप वीडियो को पॉज करिए एंड रिकॉल कीजिए। एक्टिव रिकॉलिंग मेथड बोलते हैं इसको। आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ साथ आंखें बंद कीजिए, एंड एसएस सर ने क्या किया, ओके एसएस सर ने एक कंसेप्ट सिखाया कि स्टैटिक चार्जेस गेट एक्यूमुलेटेड मोर ऑन द कौन सा सरफेस, ड्राई सरफेस, बिकॉज वेट सरफेस में देयर इज मॉइस्चर, एंड मॉइस्चर क्या करता है, चार्जेस को नलीफाई करता है। चलिए एसएस सर, सेकंड पॉइंट आपने क्या बोला कि व्हाट आर स्टैटिक चार्जेस? स्टैटिक चार्जेस आर दोस चार्जेस which are at rest and their magnitude is constant. ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये सारे एनसीईआरटी के लाइन है बेटा। अगर आपने एसएस सर के लेक्चर्स देख लिए तो एनसीईआरटी आपको अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा, सारे लाइंस में अपने लेक्चर्स के थ्रू ही ले लेता हूं। अब जो हम लोग ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ज एट रेस्ट, एंड चार्ज के भी तीन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। एक तो चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, एक होता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो एनसीईआरटी सेज एंड आई कोट that electrostatics is the study of forces, fields and potentials arising from, important keyword क्या है, arising from static charges. So this is all about the first slide. आप लोग इतना समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं एंड आगे देखते हैं। ओके, सेकेंड स्लाइड में फिर से दो पॉइंट्स है। एज यूजुअल हम लोग पॉइंट्स को पहले रीड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फील करेंगे। यहां पे फील करते हैं। फील का नंबर वन, सपोज मेरे पास एक ग्लास रॉड, एंड इस ग्लास रॉड को मैं एक सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल से रब करना चाहूंगा जिसको बोला जाता है सिल्क। ठीक है, अब फिजिक्स में एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं मटेरियल साइंस, जो मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ठीक है सर, ये हमें समझ में आया। सो मटेरियल साइंस वालों ने ये स्टडी करके बताया है कि अगर ग्लास रॉड एंड सिल्क को कंपेयर करो, दोनों इंसुलेटर्स है, दोनों से करंट फ्लो नहीं करता, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स तो है बट इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, बट किसी में थोड़ा सा लूजली बाउंड होगा, किसी में इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा टाइटली बाउंड होगा, वो तो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ग्लास रॉड में क्या है ना, ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है। कैसा है, लूजली बाउंड। अच्छा सर, ये हमें समझ में आया। सो अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे, सो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, बीच में थोड़ा हीट जनरेट होगा। उस हीट की वजह से पहले कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ग्लास रॉड या सिल्क? दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों बाउंड है, बट ग्लास रॉड का लूजली बाउंड है, सो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, वो गेन कौन करेगा, सिल्क। तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो हो गया नेगेटिव चार्ज, एंड जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। सर ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझाई। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सर इलेक्ट्रॉन लूज क्यों, प्रोटॉन गेन नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा मत समझना कि अच्छा सौहार्दो सर आप पॉजिटिव चार्ज हो मतलब आपने सराउंडिंग से प्रोटॉन्स गेन किए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों पार्टिकल्स इज टाइटली बाउंड बिकॉज ऑफ अ फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जो मैं आगे समझाऊंगा। What I mean to say is protons and neutrons, they reside inside the nucleus of an atom where they are tightly bound via a very strong force called nuclear force. So किसी भी chemical reaction में हमेशा कौन सा चार्ज पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर बॉडी प्रोटॉन्स लूज नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में जिसके लिए बहुत हाई एनर्जी, जो आप केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स में लैब में नहीं कर सकते, आप एक बॉडी को हीट करोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर कर सकते हो,
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इमोबाइल पार्टिकल्स फॉर केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कराना चाहो जिसमें बहुत हाई एनर्जी लगता है फिर अलग बात है, हम लोग तो बेसिक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो आपको समझ में आया, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और फील एक दूसरे टाइप का मटेरियल दिखाता हूं, यह है ना इबोनाइट रॉड। इबोनाइट एक मटेरियल है। इबोनाइट रॉड को मैं रब करना चाहूंगा कैट स्किन से। किससे? कैट्स स्किन। अच्छा, अब इन दोनों मटेरियल्स को जब कंपेयर किया गया तो ऐसा देखा गया कि कैट स्किन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूजली बाउंड। इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। ठीक है। सो जब दोनों को रब किया जाएगा, सो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कैट स्किन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इबोनाइट रॉड विल गेन इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड दिस विल गेन इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया नेगेटिव चार्ज एंड ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। फिर से, जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, एंड जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इन दो एग्जांपल से हमने क्या समझा? इन दो एग्जांपल से बहुत सारे कंसेप्ट समझे। एक तो हाउ टू चार्ज अ बॉडी बाय रबिंग। इफ यू रब टू बॉडीज then the friction between them will generate some kind of heat, and that heat or that thermal energy will be responsible for ejecting electrons from any one material। कौन सा? दोनों में भी हो सकता है, बट पहले तो किसी एक मटेरियल में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है। अच्छा, इफ अ बॉडी वांट्स टू बी पॉजिटिवली चार्ज, कोई सर पॉजिटिव चार्ज होना चाहता है, प्रोटॉन्स गेन करेगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो अगर आपसे मैं पूछूं, ये दो एग्जांपल्स बहुत फेमस है कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया। पहली बात, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, रटना नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है। जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे इबोनाइट रॉड एंड कैट स्किन को। कैट स्किन में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव। आपके मन में भी वो डाउट आ रहा होगा ना कि सर अगर आप ग्लास रॉड को कैट स्किन से करो अब क्या होगा? बेटा, हम लोग अब कमेंट नहीं कर सकते जब तक हमें एक्सपेरिमेंटली ये नहीं पता कि ग्लास रॉड को कैट स्किन से इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कौन से में लूजली बाउंड है, तब तक हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। ये तो बस एनसीईआरटी से दो एग्जांपल्स में दे रहा हूं, ऐसे कोई तो रैंडम मटेरियल्स आपको नहीं देंगे। एंड अगर दिया कि दो रैंडम मटेरियल्स है, ए एंड बी को रब किया गया, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो उसको बताना पड़ेगा कि किस में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है। सो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि दो रैंडम मटेरियल्स दे दिए, अगर पूछा तो वो बताएगा कि किसमें लूजली बाउंड है। मैंने दो एग्जांपल्स क्यों लिए? आपको समझाने के लिए कि चार्जिंग होता कैसे है। अब वी कैन रीड द पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्लास रॉड आर लूजली बाउंड। अगर सिर्फ आपने इतना समझ लिया तो आप बोल सकते हो अच्छा ग्लास रॉड में लूजली बाउंड। सो व्हेन ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। ग्लास रॉड ने सिल्क को इलेक्ट्रॉन लूज करके दे दिया, तो ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स इन कैट्स फर आर लूजली बाउंड। व्हेन इबोनाइट या प्लास्टिक रॉड, सेम चीज प्लास्टिक रॉड के लिए भी हो सकता है, इबोनाइट एंड प्लास्टिक का मटेरियल सेम होता है, इज rub with cat's fur, then the fur loses electrons to the rod, thus plastic rod acquires negative charge। plastic rod बोलो या ebonite rod बोलो, दोनों materials अलग है, but इस example में ebonite की जगह plastic भी यूज करोगे तो same result आएगा, and the cat's fur acquires positive charge। I hope आपको चार्जिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहां तक समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है सर। अगर स्लाइड नंबर 2 आप आग बंद करके एक्टिव रिकॉल कराए तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड, सो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क नेगेटिव चार्ज, ये रहा। फिर कैट स्किन में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड, कैट स्किन पॉजिटिव चार्ज एंड इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज। सिर्फ इतना रिकॉल कराना था, आगे देखते हैं। टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है। अब चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स आ रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ओके, पहली बात, What is the charge of one electron? अगर मैं आपसे पूछूं what is the charge of one electron, आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जो माइनस साइन है, क्या मैं बोल सकता हूं कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लेस देन जीरो है? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि बेसिक हमें नंबर लाइन में पता है कि यहाँ पे जीरो आता है। कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वो तो जीरो से कम है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मोस्ट ऑफ द केसेस में, या आप हमेशा ही बोल लो
मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करता। सिर्फ एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे जाके देखोगे जब वो मैथमेटिकल सेंस कन्वे करता है। सर क्या बोलना चाह रहे हो? फिजिक्स में ये जो प्लस एंड माइनस साइन है ये हमेशा मैथ्स वाला प्लस एंड माइनस साइन है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो सर कब क्या है कैसे पता चलेगा? अब अच्छे से कंसेप्ट सुनो, कोई फिजिक्स टीचर ये डिस्कस नहीं करेगा। Whenever in physics there are two possibilities, जब भी दुनिया में किसी चीज के सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, फिजिक्स में किसी एक पॉसिबिलिटी को, देन इट इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन टू कॉल वन ऑफ देम एज पॉजिटिव एंड द अदर वन ऑटोमेटिकली बिकम्स नेगेटिव। हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर आर्बिट्रली असाइन। किसी एक को पॉजिटिव बोल दिया जाता है, किसी दूसरे को नेगेटिव बोल दिया जाता है। इट डजंट कन्वे एनी मैथमेटिकल सेंस। यहां पे प्लस एंड माइनस साइन का मतलब वो मैथ्स वाला हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेस देन जीरो है, ये तो चार्ज के बस फ्लेवर्स को दिखा रहे हैं। मान लो कि इस दुनिया में आइसक्रीम के अनफॉर्चुनेटली दो ही फ्लेवर्स होते हैं, एक वेनिला दूसरा चॉकलेट। ह्यूमन बींग्स दो प्रकार के हैं, मैन एंड वुमेन। सो किसी एक को पॉजिटिव किसी दूसरे को नेगेटिव बोला जा सकता है आर्बिट्रेरली। फिजिक्स में जब भी दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, तो क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? क्या मतलब है? कोई एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ? अरे कोई प्रूफ नहीं, वो तो वो नामकरण है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल दिया तो प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया। सर अगर पहले ही साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को नेगेटिव बोला होता तो हम वैसे ही पढ़ रहे होते। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, ये बस स्टैंडर्ड कन्वेंशन है एंड ये बिल्कुल आर्बिट्रेरली असाइन किया जाता है। ओके, चार्जेस ऑकर इन नेचर इन टू फ्लेवर्स ऑफ वैराइटीज। दो प्रकार के चार्जेस मिलते हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बस इनके रिप्रेजेंटेशंस हैं। अगर लाइक पॉइंट चार्जेस की बात करो, लाइक पॉइंट चार्जेस मतलब जिसमें दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। एंड अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसे पॉसिबिलिटीज है, तो होगा अट्रैक्शन। तो क्या होगा? अट्रैक्शन। इज दिस क्लियर? एंड एनसीईआरटी में एक लाइन है, अगर मैं आपसे पूछूं द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस टू टाइप्स ऑफ चार्ज। दुनिया में दो प्रकार के चार्ज है, कौन से प्रॉपर्टी से दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? कुछ लोग बोलेंगे उनके साइन को देख के। हाँ, उसी को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से बोला जाता है चार्ज का पोलैरिटी। सो चार्ज हैज टू काइंड्स ऑफ पोलैरिटी, जस्ट लाइक मैग्नेट हैज टू काइंड्स ऑफ पोलैरिटी नॉर्थ एंड साउथ, चार्ज हैज टू काइंड्स ऑफ पोलैरिटी प्लस एंड माइनस। सो द प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी का लाइन है, कभी भी पूछा जा सकता है, द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज नोन एज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एंड चार्ज का पोलैरिटी दो टाइप के होते हैं, एक है पॉजिटिव एंड एक है नेगेटिव। अगर ये स्लाइड नंबर 3 को आप एक्टिव रिकॉल करना चाहो तो आप आंख बंद करके ये अपने आप से बोलना कि फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का मतलब हमेशा मैथ्स वाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन नहीं होता। जब भी दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव बोला जाता है। एंड चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेस देन जीरो है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज में कौन सा बड़ा है? कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है। बट सर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो मैथ्स का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होगा। ऐसे आप कंसेप्ट्स को एक्टिवली रिकॉल किया जाए। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस टू काइंड्स ऑफ चार्ज? पोलैरिटी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक एक स्लाइड पर आऊंगा, पानी में थोड़ा ज्यादा पीता हूं, आप लोग भी पानी पीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब फिर से दो पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इन दोनों पॉइंट्स को समझना। सारे कंसेप्ट्स आ रहे। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर एक नेट चार्ज है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल मतलब इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस न्यूट्रल बॉडी ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। एंड न्यूट्रल बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज बन गया। सो अगर आप दुनिया में किसी चार्ज बॉडी को देखोगे, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये किस चीज के बारे में हमें इंडिकेशन देता है? व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट डज इट इंडिकेट? चार्ज ऑन अ बॉडी इज 5 कूलम। मैंने बोला कि किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो है +5 कूलम। ये किसके बारे में इंडिकेशन देता है? या फिर चार्ज ऑन अ बॉडी इज -5 कूलम, व्हाट डज इट इंडिकेट? सो चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंडिकेटर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और डेफिशिएंट कंपेयर्ड टू न्यूट्रल बॉडी। सो चार्ज क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बोला जाता है? बिल्कुल। देखिए ना,
न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव हुआ। सो एक बॉडी अगर चार्ज एक्वायर करना चाहे, एक बॉडी है मार्केट में, आपसे उसकी मुलाकात हुई एंड वो बोल रहा है यार मैं लाइफ में थोड़ा चार्ज एक्वायर करना चाहता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोटॉन्स लूज करो या प्रोटॉन? नहीं नहीं नहीं, आपका एडवाइस क्या रहेगा? वो बोल रहे हैं मैं लाइफ में थोड़ा चार्ज एक्वायर करना चाहता हूं, आप उसको बोलोगे यार तू अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना चाहता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। बट एक बात तो ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्जिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इसलिए एक्सेस में है, एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स में अ बॉडी अक्वायर्स चार्ज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन। Protons and neutrons reside inside the nucleus where they are bound by strong nuclear force. Protons and neutrons तो न्यूक्लियस के अंदर है जहां पे they are bound by strong nuclear force, मैंने बताया था, which is much stronger than electrostatic force of repulsion between protons. Thus protons and neutrons are immobile. Protons and neutrons immobile क्यों है? क्योंकि मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या है? This is my न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? कुछ प्रोटॉन्स है, कुछ न्यूट्रॉन्स है। अब क्या दो प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड एक दूसरे को बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रहे होंगे? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल कर रहे होंगे। सो रिपेल करने के चक्कर में तो ये न्यूक्लियस तो बर्स्ट हो जाना चाहिए, ये तो रप्चर हो जाना चाहिए। तो न्यूक्लियस कैसे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, एंड पॉजिटिव दुश्मन है, हमेशा उनके बीच में रिपल्शन होगा, इसकी वजह से तो न्यूक्लियस को हमेशा रप्चर हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे अंदर एक और फोर्स है जो मैं फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा आपको, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो जनरली अट्रैक्टिव होता है। आगे जाके समझाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, अभी हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं कुछ बताने चाहूंगा, आप कमेंट में बताओगे सर गलत बता रहे हो, क्योंकि डिटेल में बताना पड़ेगा, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। बट इस रेंज में ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। सो इट इज अभी के लिए मान लो इट्स अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है कि ये इस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस कर सकता है। रिपल्सिव फोर्स मान लो हाइपोथेटिकली 10 है, तो ये बोला भाई 10 से मैं ज्यादा लगा सकता हूं, तो सारे प्रोटॉन्स तो साथ में ही रहेंगे। दो प्रोटॉन्स के बीच में दुश्मनी है, रिपेल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। बट न्यूक्लियर फोर्स एक अलग प्रकार का फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है। अगर न्यूक्लियस के बाहर कभी दो प्रोटॉन्स मिल गए ना, न्यूक्लियस के बाहर दो प्रोटॉन्स मिल गए, तब अब मत बोलना कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा भाई। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, वो एक बहुत स्मॉल रेंज फोर्स है। बाहर मार्केट में दो प्रोटॉन्स तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, समझ रहे हो ना। बट न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि सिर्फ प्रोटॉन के बीच में लगेगा, नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी ये अट्रैक्टिव फोर्स है, समझ रहे हो। बट सर न्यूट्रॉन तो चार्ज लेस पार्टिकल है, चार्ज तो जीरो है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज देख के भेदभाव नहीं करता, इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। वो दो पॉजिटिव पार्टिकल के बीच भी लगता है, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रल पार्टिकल के लिए भी लग सकता है, बट सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल नहीं है, इसलिए नेगेटिव पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इज दिस क्लियर कि सिर्फ चार्जिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन से क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज मतलब क्या? चार्ज मतलब मेरे पास 5 कूलम है, हम दोनों ने हैंडशेक कर लिया, आपके पास 0 है, आपका बॉडी का टोटल चार्ज 0 है। मान लेते किसी कारण से मेरा बॉडी का टोटल चार्ज है 5 कूलम, हम दोनों ने क्या कर लिया, हैंडशेक। सो मेरे बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होकर आपके बॉडी में चले गए। चार्ज ट्रांसफर हुआ मतलब कौन से पार्टिकल्स ट्रांसफर हुए होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रोटॉन्स ट्रांसफर हुए? क्या नहीं। सो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, बट क्या इसका मतलब है दिस डजंट मीन दैट ऑल चार्ज पार्टिकल्स आर ट्रांसफरेबल? दुनिया के सारे चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफरेबल है क्या? एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन अच्छा सा मैं यहां से बना सकता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ट्रू। ऑल चार्ज पार्टिकल्स कैन बी ट्रांसफर्ड, नहीं नहीं नहीं, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। आर यू गेटिंग इट? सो चार्ज आर ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, बट दुनिया में हर चार्ज पार्टिकल इज नॉट ट्रांसफरेबल। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन्स। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग एक्टिवली कैसे रिकॉल करेंगे बेटा? चलिए देखते हैं। इस स्लाइड से आप आंख बंद करके सिर्फ ये याद रखिए
कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंडिकेटर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस और डेफिशिएंट. Charge on a body is only due to transfer of electrons. Why not protons or neutrons? Because protons and neutrons reside कहाँ पे, उनका घर कहाँ पे है? Inside the nucleus, where they are bound by strong nuclear force, and that is the reason they are immobile. Move नहीं कर सकते. Charge can be transferred from one body to another, but all charged particles cannot be transferred. Is this clear? अगला तो बहुत सिंपल है. कब बोलेंगे कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है? जब उसमें प्रोटॉन ज्यादा है? नहीं. अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज व्हेन इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बोलना चाहिए. बट सर सुनो, एक डाउट आया, एक डाउट आया. ये सारे वो डाउट्स है जो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे बच्चे पूछते हैं. ऑफलाइन एक्सपीरियंस होने का ये एक फायदा है. चलो देखो सर, सोडियम एटम है, सोडियम एटम में Np नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne कितने हैं? 11. सर जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को मार दिया, मतलब टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नलीफाई ईच अदर, कैंसिल ईच अदर. सो सोडियम एटम में टोटल चार्ज कितना है? 0. सर सोडियम ने ना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बन गया. अब बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ होगा. एक प्लस चार्ज जो आया वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आया. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है. सो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज देखो, पहले चार्ज 0 था, अब एक इलेक्ट्रॉन हट गया. सो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स का चार्ज को नलीफाई कर रहे होंगे. 10 electrons are nullifying the charge of 10 protons. One proton is expressing itself, one proton is in excess. बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए कि one electron is deficient. बट एक प्रोटॉन खुद को एक्सप्रेस कर रहा होगा. सर चार्ज +1 लिख दो. नहीं, +1 नहीं बेटा. चार्ज को हम लोग केमिस्ट्री टीचर्स ये बोलते हैं, सोडियम का Na+1 चार्ज, बट चार्ज का यूनिट क्या है? +1 नहीं बोल सकते, हमें तो कूलम में निकालना पड़ेगा. सो मैं ये बोल रहा हूं, अच्छे से समझना. 10 प्रोटॉन, यहां पे सुनो ना, यहां पे सुनो. 10 इलेक्ट्रॉन्स ने 10 प्रोटॉन्स के चार्ज को नलीफाई कर दिया, टोटल चार्ज 0. सुना, आज 10 इलेक्ट्रॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को नलीफाई किया होगा, एक प्रोटॉन अभी भी जिंदा है. सो चार्ज कितना होगा? इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन. सो 1 प्रोटॉन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, 1 प्रोटॉन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो चार्ज क्या होगा? इक्वल टू 1 प्रोटॉन, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. इसी को E बोला जाता है, स्मॉल e. वो +1 मत बोलना. दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट. मैं वो समझाना नहीं चाह रहा था. सर यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, मैथमेटिकली बोल तो सकते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप प्रोटॉन्स के टर्म्स में बोलने लगोगे ना, तो किसी को लगेगा कि सोडियम का जो ये +1 चार्ज या इतना चार्ज, +1 तो बोलने के लिए है, चार्ज का वैल्यू तो इतना है, तो ये प्रोटॉन गेन करने की वजह से आया होगा. इसलिए ऐसा नहीं, इसी को ऐसा बोलो, Ne इज लेस देन Np. सर मैथमेटिकली तो दोनों ट्रू है, बट बोलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आपको बोलना चाहिए. सो 1 इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट, ऐसा बोलना चाहिए. सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, एंड न्यूट्रल व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. ठीक है. सर यहां से ही आपने एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया. सोडियम एटम का चार्ज कितना है? 0. मतलब क्या सोडियम एटम न्यूट्रल है? क्या सोडियम एटम न्यूट्रल है? यस. क्या एक स्पीशीज न्यूट्रल है? इसका मतलब यह है क्या कि उसमें तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ही 0 है. व्हाट आई मीन टू से दैट इफ अ पार्टिकल इज न्यूट्रल, डज इट मीन, इफ अ स्पीशीज इज न्यूट्रल, अ बॉडी इज न्यूट्रल, डज इट मीन कि उस बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है? नहीं, ये मतलब नहीं है. चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके अंदर, बट जितने नेगेटिव्स उतने ही पॉजिटिव, इसलिए नेट चार्ज 0 है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ट्विस्ट करके बोल सकते हैं. न्यूट्रल बॉडी डजंट मीन, कोटा में पढ़ाया जाता है इतने अच्छे कंसेप्ट. सुनना, न्यूट्रल बॉडी डजंट मीन दैट द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. डिवॉइड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है. चार्ज पार्टिकल्स तो है, बट जितने पॉजिटिव्स उतने ही नेगेटिव्स. इट कैन कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स तो हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ नेगेटिव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स. ये क्लियर है? चलो, क्या चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है? यस, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर.
विथ और विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर आप विथ फिजिकल कॉन्टैक्ट मेरे से हैंडशेक करके चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हो उसको कंडक्शन बोला जाता है, एंड अगर आप विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसको इंडक्शन बोला जाता है। आगे हम इसको डिटेल में लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, बस बेसिक आपको आइडिया दूंगा क्योंकि अभी ये सब पोर्शन एनसीईआरटी से हट चुका है। पहले इतना आप एक्टिवली रिकॉल कर लो। यहां से हमने चार्जिंग के कंडीशन समझे। प्लीज लास्ट बार बता रहा हूं, आई होप आप बोर हो चुके होंगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव्स। सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं बोल रहे हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोल रहे हो न्यूट्रल के लिए? क्योंकि हमेशा चार्ज सिर्फ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो, ऐसा तो नहीं है। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, कॉपर सल्फेट वगैरह, तो उसमें तो आयंस की वजह से चार्ज है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा इन मेटल्स, बट इन अदर सब्सटेंसेस चार्ज विल बी बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, इजंट इट? हाँ, कोर तो इलेक्ट्रॉन ही है क्योंकि आयन भी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके ही होगा। अब एनसीईआरटी में गिवन है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यूजुअली मैं नहीं लेता हूं, बट एक मिसकंसेप्शन जो टीचर्स ने बहुत ज्यादा प्रोपागेट किया है उस वजह से मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया है। दिस इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ब्रास डिस्क है, एक इंसुलेटर प्लग है, ग्लास का केस है, एंड ये है गोल्ड लीव्स। आप समझो ये ऑपरेट कैसे करता होगा कि सपोज अभी क्या है, ये न्यूट्रल है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, पूरा कोई चार्ज नहीं है। हम क्या करें, हमने क्या किया कि वी हैव ब्रॉट, ये न्यूट्रल है, इजंट इट? यहां पे देता हूं, इट इज न्यूट्रल। लेट्स से वी हैव ब्रॉट अ चार्ज्ड बॉडी। कैसा चार्ज्ड? पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हमने यहां पे टच कराया, तो क्या हुआ? ड्यू टू कंडक्शन ये वाला जो ब्रास डिस्क है ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके नीचे तक चला गया, तो ये गोल्ड लीव्स, दोनों गोल्ड लीव्स आपस में क्या हो गया, पॉजिटिव। एंड दो पॉजिटिव्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। दो पॉजिटिव बीच के क्या होगा, रिपल्शन। सो क्या हो जाएगा, इट विल डाइवर्ज, द लीव्स विल डाइवर्ज। सर अगर आप नेगेटिव लाते तो क्या होता? तो मैं पॉजिटिव चार्ज जब लेके आया, जब पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो लीव्स जो है, जो गोल्ड लीव्स है, उसने क्या किया, डाइवर्ज किया। अगर मैं नेगेटिव लेके आता, अगर मैं नेगेटिव लेके आता तो क्या होता? नेगेटिव चार्ज लेके आया तो ये ऊपर का नेगेटिव बन गया, तो ऐसे पूरा नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर से दोनों लीव्स नेगेटिव बन गए। अब दोनों नेगेटिव के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन, तो लीव्स फिर से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। सो अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आया, अगेन लीव्स डाइवर्ज। अब सुनना, सिर्फ इसको देख के टीचर्स ये बता देते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है that if you bring a charged body, positive charge लेके आए, so the entire system will become positive, the gold leaves will become positive, leaves will diverge. Even if you bring a negative charge, then the leaves will diverge. Now what if you bring a neutral body? अरे what if you bring a neutral body? सुनना प्लीज, आप न्यूट्रल बॉडी लेके आए, पूरा न्यूट्रल था, तो ये कोई चार्ज भी नहीं हुआ एंड नो डाइवर्जेंस, कुछ भी नहीं, लीव्स जहां थे वही है, डाइवर्ज हुआ ही नहीं। तो टीचर्स ये बताते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्रेजेंस ऑफ चार्ज को चेक कर सकते हो, मतलब बॉडी चार्ज है या नहीं है। बट अगर चार्ज है तो पोलरिटी क्या है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी डाइवर्ज, नेगेटिव चार्ज भी डाइवर्ज। समझ रहे हो? टीचर्स ये बताते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। सो द क्वेश्चन इज, कैन वी फाइंड द पोलरिटी, कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? द आंसर इज यस। ये तो मैंने क्लास 8-9 में ही सीख लिया था। कैसे? सुनना, 3 स्पेशल पॉइंट्स है, इनको देखो। व्हाट इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? एन apparatus used to, देखो मैंने लिखा है डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। डेफिनेशन में सिर्फ डिटेक्ट चार्ज बोला है, आइडेंटिफाई पोलरिटी नहीं बोला है। एक apparatus जिससे ये पता लगा सकते हो कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी न्यूट्रल है तो नो डाइवर्जेंस, अगर चार्ज है तो डाइवर्जेंस, ठीक है। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, so जो metal knob है at the top of the rod, जो usually किससे बना है, ब्रास से बना है, ये क्या हो गया इसको, yes, so जब इसको टच करता है, then charges flow to the leaves and they diverge। आपने देखा, the degree of divergence, जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा is the indication of amount of charge। ये क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। मैं एक बॉडी को लेके आया एंड 3 डिग्री डेविएट हुआ, दूसरा बॉडी को लेके आया 10 डिग्री डेविएट हो गया,
तो जिसमें ज्यादा डेविएट हुआ वो बॉडी ज्यादा चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है उतना अमाउंट ऑफ चार्ज बॉडी में ज्यादा होगा। चलो, नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स मोर। इफ द मेटल नॉब ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज इनिशियली न्यूट्रल, अगर मेटल नॉब मतलब यही मेटल नॉब अगर इनिशियली न्यूट्रल है, जैसा कि मैंने लिया था इनिशियली, मैंने इस नॉब को क्या ले लिया था, न्यूट्रल। ये जो ब्रास डिस्क है इसको क्या ले लिया था, न्यूट्रल। अगर ये इनिशियली न्यूट्रल है तो क्या, इनिशियली न्यूट्रल, देन ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर इट will only confirm the presence of charge and not identify its polarity। बहुत अच्छे से समझो, अगर इनिशियली मेटल नॉब न्यूट्रल है एंड मैं एक चार्ज बॉडी को लेके आया पॉजिटिव चार्ज, फिर भी डाइवर्ज करेगा, नेगेटिव चार्ज स्टिल डाइवर्ज करेगा। सो इफ द मेटल नॉब इज इनिशियली न्यूट्रल देन ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर इट विल ओनली कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ चार्ज मतलब ये बताएगा कि चार्ज है या नहीं है, बट कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बता नहीं पाएगा एंड नॉट आइडेंटिफाई पोलरिटी। बट अगर आपको पोलरिटी आइडेंटिफाई करना है देन व्हाट टू डू। हाउएवर इफ द मेटल नॉब इज इनिशियली पॉजिटिव, मान लेते हैं वो इनिशियली पॉजिटिव है, अब समझना, अब गेम पलट जाएगा। अब मान लो कि ये जो मेटल नॉब है वो इनिशियली कैसा है, वो इनिशियली खुद पॉजिटिव है। तो अगर वो खुद पॉजिटिव है तो इनिशियली लीव्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव। सुनना, इफ द मेटल नॉब इज इनिशियली पॉजिटिव, इफ द एंटायर सिस्टम मतलब द गोल्ड लीव्स आर आल्सो पॉजिटिव बिकॉज ये कनेक्टेड है। अच्छा, अब अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हो तो इनिशियली वो खुद भी पॉजिटिव था एंड आप एक सुनो पॉजिटिव चार्ज को लेके नहीं आते हो, सुनो मेटल नॉब क्या है, इनिशियली पॉजिटिव, मेटल नॉब इज इनिशियली पॉजिटिव एंड आप क्या करते हो, अननोन चार्ज को लेके आते हो। अननोन, आपको नहीं पता, खुद ही नहीं पता क्या है। मेटल नॉब इज इनिशियली पॉजिटिव एंड आप एक अननोन चार्ज को लेके आए हो। उस अननोन चार्ज को लाने के बाद इसका जो डाइवर्जेंस है वो और ज्यादा हो जाता है, तो फॉर श्योर ये अननोन चार्ज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये अगर अननोन चार्ज खुद पॉजिटिव हुआ, पहले से ये पॉजिटिव था, तो और ज्यादा पॉजिटिव कर देगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और ज्यादा हो जाएगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। However, if the metal knob is initially positive and we bring an unknown charged body near the knob, after some time divergence of leaves increases. This indicates that the unknown charge is positive. अब अगर इनिशियली सिस्टम पॉजिटिव है एंड आप एक अननोन चार्ज को लेके आते हो, इनिशियल सिस्टम पॉजिटिव है, आप एक अननोन चार्ज को लेके आते हो, उससे क्या होता है, ये जो डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस कम हो जाता है। कम कब होगा? जब आप अननोन वाला चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव को डिक्रीज कर देगा, तो ये थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होने लगेगा। मतलब पहले जितना पॉजिटिव था अब वो उतना पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा चार्ज को नलीफाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इच अदर को नलीफाई कर देते। सो ये डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड डाइवर्जेंस कम होने की वजह से क्या होगा, आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव है। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई द पोलरिटी। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार रीड कीजिए कि इफ द डाइवर्जेंस डिक्रीज्ड देन द अननोन चार्ज वाज नेगेटिव। सो कैन यू आइडेंटिफाई द पोलरिटी? Can you identify an unknown charge using gold leaf electroscope? Yes, but there is a condition behind it. Condition क्या है? Metal knob should be initially charged. सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब एक नॉन चार्ज होना चाहिए। सो जनरली तो इलेक्ट्रोस्कोप सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है, पोलरिटी जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बट अगर आपने ये प्रॉमिस किया है, ये गारंटी किया है कि इनिशियली इट इज charged with some known value of charge, positive हो या negative हो, then bringing a charged object will confirm its polarity as well as charge to detect हो ही गया। इतना पहले नोट कर लो। एंड इसमें एक्टिव रिकॉलिंग में क्या करना है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी। चार्ज डिटेक्ट करता है। इफ द मेटल नॉब इज इनिशियली न्यूट्रल देन ओनली डिटेक्शन, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलरिटी। इफ the metal knob is initially positively charged, initially metal knob क्या है, positive है, and you brought an unknown charge, divergence has increased, then the unknown charge is positive. Initially positive, bringing an unknown charge, divergence decreased, then the unknown charge is negative. इतना अगर आपने फिक्स कर लिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। एक बेसिक पॉइंट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बोला है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट विल
अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम। इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंडक्टर्स, अगर आपने किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को कोई चार्ज दिया ना, वो चार्ज वो अपने सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ऐसा क्यों करेगा आगे जाके हम लोग देखेंगे, अभी ये मैं समझा नहीं सकता, अभी बस एज अ प्रॉपर्टी बोल सकता हूं सेकेंड वाला कि एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर। सर बट मैंने तो सॉलिड कंडक्टर को दिया था, सॉलिड कंडक्टर के अंदर तो माल मसला माल मटेरियल है। सपोज आप मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको कोई चार्ज दिया तो थोड़ा चार्ज तो वॉल्यूम में आना चाहिए, थोड़ा चार्ज बाहर नहीं। अगर कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, वो सॉलिड हो या हॉलो हो, पूरा चार्ज वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अपने सरफेस पे, अपने सरफेस पे। बट अगर इंसुलेटर को कोई आपने चार्ज दिया तो वो चार्ज जहां पे दिया वहीं पे रहेगा। अगर मान लो ये एक रैंडम सा शेप का इंसुलेटर है एंड आपने चार्ज कहां पे दिया, इस पॉइंट पे दिया, इस पॉइंट पे आपने एक चार्ज क्यों दिया, तो जहां पे दिया वहीं पे रहेगा, इट विल स्टे एट इट्स प्लेस, इजंट इट। अगर ये एक बिस्लरी का बॉटल है, इंसुलेटर है, मैंने चार्ज बिस्लरी के बॉटल को इधर चार्ज किया, इधर थोड़ा सा चार्ज मैंने एक्यूमुलेट कराया, तो जिधर मैंने एक्यूमुलेट कराया वो फ्लो होकर इधर तो नहीं जा सकता, वो इधर ही एक्यूमुलेटेड रहेगा। सो एनी चार्ज गिवन टू एन इंसुलेटर स्टेज एट द सेम प्लेस। बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, मेटल्स बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, अपने जो ह्यूमन बॉडीज है वो भी कंडक्टर्स है। इंसुलेटर्स के लिए तो वुड, प्लास्टिक, सीमेंट, कुछ भी, ग्लास, कुछ भी ले लो। So that was about conductors and insulators. Now we are coming to properties of charge, जो usually लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं एंड जल्दी जल्दी रीड करके चले जाते हैं। What are the properties of charge? सबसे पहला है additivity of charge. Additivity. Charges additive है, किसने बताया? The net charge on a system. आपके पास एक सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, एक सिस्टम है। सिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज। Net charge on a system can be obtained by algebraic sum of all the individual charges of the system with proper signs. अगर आपको सिस्टम के अंदर नेट चार्ज फाइंड आउट करना है तो उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके चार्जेस को साइन के साथ चुपचाप ऐड कर दो। कौन सा एडिशन? एल्जेब्रिक, कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी। ये तो सर ऑब्वियस ही था, नहीं, ऑब्वियस नहीं था। कौन सा क्वांटिटी फिजिक्स में एडिटिव है, कौन सा नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंटली। हीट एडिटिव नहीं है, सॉरी, हीट इज एडिटिव, टेम्परेचर इज नॉट एडिटिव। प्लीज सुनना, टेम्परेचर एक स्केलर, दुनिया में सारे स्केलर्स एडिटिव होते हैं, ऑल स्केलर्स एडिटिव, रॉन्ग। सुनो 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 सुनो, कंसेप्ट यहां पे कंसेप्ट क्लियर करो। क्या सारे स्केलर्स एडिटिव है? ऑल स्केलर्स आर एडिटिव इन नेचर, ऑल स्केलर्स आर एडिटिव, बिल्कुल फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। मान लो मेरे पास दो वेसल्स है, एक में मेरे पास है ब्लू है पानी पानी, दूसरे में भी ब्लू है पानी पानी। फर्स्ट कंटेनर में ब्लू है पानी पानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड में मेरे पास है 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके एक सिंगल कंटेनर में मुझे ब्लू है पानी पानी लेना है। मैंने दोनों कंटेनर से पानी को ट्रांसफर कर दिया। अब सारा पानी इस थर्ड कंटेनर में आ गया। तो इस थर्ड कंटेनर में जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या होगा? क्या आप लोग बोल सकते हैं कि 30 + 25, इसका टेम्परेचर 30 + 25 55 होगा? आप सोचो अगर लॉजिकली ऐसा होता कि इस दोनों बॉटल में इसमें 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें 25 डिग्री, 50-50 मान लो, इसमें 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया एंड पानी बॉयल करना चालू हो गया। 100 डिग्री तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो टेम्परेचर ऐसे एडिटिव नहीं होता। सो चार्ज एडिटिव है या नहीं है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया। इट इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन। इट इज नॉट ऑब्वियस प्रॉपर्टी, इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट चार्ज हैज नो डायरेक्शन एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। इज दिस क्लियर? बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल स्केलर्स आर एडिटिव। टेम्परेचर इज अ स्केलर बट टेम्परेचर इज नॉट एडिटिव इन नेचर। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है कि 5 पार्टिकल्स इन अ सिस्टम हैव चार्जेस दिस, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम? तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम। उसने मुझे जो बोला वो करूंगा। सिस्टम में 5 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5, सबके चार्जेस को मैं साइन के साथ, तो सबको मैं ब्रैकेट में
8 प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ, सबको ऐड ही कर रहा हूं बट साइन के साथ, प्लस ऑफ, अच्छा 8 2 पहले 3 आना चाहिए, -3 प्लस ऑफ -6 प्लस ऑफ 2। सो यहां पे एक -2 है एक +2 है, दोनों ने दोनों को मार दिया। सो दिस इज 8 -3 -6 इज -9। सो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कितना आ गया, -1 कूलम। ऐसे आप टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। इज दिस क्लियर? चलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग मेनी चार्ज बॉडीज। आप सबसे पहले क्या ले लो, एक ऐसा सिस्टम लो जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। क्या ये रूम आइसोलेटेड है? बिल्कुल नहीं। कोई भी दरवाजा खोल के अभी आ जाएगा, दरवाजा खोलेंगे तो बाहर के एयर मॉलिक्यूल्स, बाहर का मॉइस्चर अंदर आ जाएगा, तो आइसोलेटेड तो नहीं है। सो आपको आइसोलेटेड सिस्टम लेना है कंटेनिंग मेनी चार्ज बॉडीज। ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज चार्ज मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना बेटर रहेगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना ही बेटर रहेगा कि मेरे पास एक पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर 3 बॉडीज है, 3 बॉडीज है, ए बी एंड सी। लेट्स से ए का चार्ज है 2 कूलम, ये है 5 कूलम, ये है -3 कूलम, ठीक है। एंड इनको, इन तीनों को मैंने कांटेक्ट में रखा, इन तीनों को मैंने थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में रखा। एंड आफ्टर सम टाइम ये आइसोलेटेड सिस्टम एंड इसके अंदर एबीसी। आफ्टर सम टाइम, अब मैं कोई रैंडम वैल्यूज मानूंगा, आफ्टर सम टाइम ए का चार्ज हो गया -7 कूलम, बी का चार्ज हो गया +4 कूलम, तो सी का चार्ज कितना है ये आपको निकालना है। एक न्यूमेरिकल मैंने दिया, ऐसा बोर्ड में वो करा चुका है कि एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट ऑफ है। इस सिस्टम में 3 बॉडीज है एबीसी। एबीसी को मैंने कांटेक्ट में लेके आया फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड आफ्टर द शॉर्ट टाइम व्हाट इज द चार्ज ऑन सी। सो आप क्या बोलोगे कि देखो चार्जेस वो लोग आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब उनको कांटेक्ट में लाया गया तो आपस में चार्जेस कैन गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व्ड होना चाहिए। तो आप लोग इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकाल लो, इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इनिशियल चार्ज बॉडी का नहीं सिस्टम का। व्हाट इज द इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम? कितना होगा, 2 + 5 प्लस ऑफ -3, मतलब सबको ऐड ही करना है साइन के साथ। सो ये कितना है, 7 - 3 दैट इज 4। एंड फाइनल चार्ज, अब मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं क्यू, फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम। मान लेते सी का चार्ज को मैं x मान लेता हूं। सो फाइनल चार्ज कितना हुआ, -7 + 4 + x। तो जितना सिस्टम का इनिशियल चार्ज है उतना ही फाइनल चार्ज होना चाहिए। सो इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना है, तीनों को ऐड करके 4 आया। फाइनल चार्ज कितना है, आई थिंक -7 + 4 + x, 4 ने 4 को मार दिया, 7 इधर गया, तो x इज इक्वल टू 7 कूलम इज द आंसर। सो दिस इज व्हाट, ये जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया यही एग्जाम्पल उसने स्टेट किया है। अब एग्जाम्पल के साथ उसको कंपेयर करके चलेंगे। विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग मेनी चार्ज बॉडीज, क्या मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है कंटेनिंग 3 चार्ज बॉडीज? ओके, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देम, ये तीनों बॉडीज में आपस में क्या किया, कॉन्टैक्ट में आया, इंटरेक्शन हुआ, चार्जेस में गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। सिस्टम का इनिशियल चार्ज एंड सिस्टम का फाइनल चार्ज इक्वल कर दिया। इनिशियली ए का चार्ज 2 था, ए का -7 बन गया, 5 से 4 बन गया एंड इसका -3 से 7 बन गया। बट सिस्टम का टोटल चार्ज, सुनो, सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल बॉडीज के चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो इनिशियल एंड फाइनल इंडिविजुअल बॉडीज के अलग अलग हो सकते हैं, but net charge of the system will always remain conserved. I hope this is clear. I hope this is clear. इसी को ऐसे बोला जाता है, एक बार देख लो कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो, इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि नेट चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। जो सिस्टम का नेट चार्ज है उसको आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा लाइन बोलता है, however charge particles can be created or destroyed in different processes। सुनना,
आप चार्ज 5 कूलम 10 कूलम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, बट चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है, चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे ही एक प्रोसेस मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स में समझाऊंगा, जहां पे क्या होता है ना बेटा, जहां पे क्या होता है, प्लीज प्लीज सुनना अच्छे से। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है टू अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड समथिंग कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। अभी तो ये सिलेबस से हट गया है। अब देखो इस एग्जाम्पल से क्या, एक न्यूट्रॉन से मुझे 2 पार्टिकल्स मिले, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैंने चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट कर दिए? हाँ, चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो सकता है, बट क्या चार्ज क्रिएट हुआ? लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है? LHS में टोटल चार्ज कितना है? 0। RHS में भी इसका अगर चार्ज प्लस है तो उसका इक्वली माइनस है, ये तो न्यूट्रल है। सो RHS में भी टोटल चार्ज कितना है? 0। देखो चार्ज बिफोर द रिएक्शन भी 0 था, आफ्टर द रिएक्शन भी 0 है। चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, बट चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट किया जा सकता है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस समथिंग कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो सकता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे फिजिक्स में प्रोसेसेस है जिससे यू कैन क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स, बट यू कैनॉट क्रिएट टोटल चार्ज। इज दिस क्लियर? सर चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करेंगे तो चार्ज भी क्रिएट होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमने क्रिएट करे, बट देखो दोनों ने चार्ज अभी भी बैलेंस रखा है, क्योंकि जिस रिएक्टेंट का जो टोटल चार्ज है, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज कितना? 0। अब 2 नए पार्टिकल्स मिल गए, बट उन दोनों का मिला के भी चार्ज कितना? 0। सो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, बट न्यू चार्ज पार्टिकल्स आर क्रिएटेड। इज दिस क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, एंड इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स फील कराऊंगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल पहले भी लिया है हमने। एग्जाम्पल नंबर 1, सोडियम एटम है अपने पास। सोडियम एटम में बताना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 11 इलेक्ट्रॉन्स आर नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज? 0। अब हमने क्या किया? अब हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया, ये Na+ बन गया। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? 11, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। अब टोटल चार्ज कितना हो गया? अब समझना, टोटल चार्जेस नाउ ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स आर नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ 10 प्रोटॉन्स। 1 प्रोटॉन अभी भी जिंदा है, एक प्रोटॉन जितना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? E। देखो ये जो स्मॉल e है ना, स्मॉल e इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। स्मॉल e is the symbol for this value, so I will call it plus e। Is this clear? एंड अगर वैल्यू लिखना चाहो तो 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। सर केमिस्ट्री में तो Na2+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता, आई नो, क्योंकि Na2+ बहुत अनस्टेबल होता है, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए बस बना रहा हूँ। Na अगर 2+ बनता तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9। अब और अच्छे से समझो, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ 9 प्रोटॉन्स। 2 प्रोटॉन्स आर जिंदा, 2 प्रोटॉन्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। सो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज कितना हो जाएगा Na2+ का? चार्ज हो जाएगा इक्वल टू चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ E। 2 टाइम्स ऑफ E मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दैट मीन्स 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इज दिस क्लियर? अब अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन हटाऊं तो Na3+, आप समझ गए होंगे चार्ज कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ E। हो मतलब दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है? सर 0। अरे बेटा 0 कोई चार्ज नहीं होता। 0 मतलब जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ये तो 0 है, ये तो न्यूट्रल है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है? E, स्मॉल e। सर ये तो आपने पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल्स लिए, ऐसे ही अगर आप नेगेटिव वाले एग्जाम्पल लोगे, मान लो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हो, सुनो ना, ऑक्सीजन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन के बाद आता है ना 8 है। सो 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कितना? 0। अब सुनो, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके O- फॉर्म कर लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9। सो चार्ज कितना आ गया? अब देखना, 8 प्रोटॉन्स कैन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन आज खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा? -E, मतलब -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसके बाद
अगर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो O2 माइनस, प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 10। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है ना, तो चार्ज कितना है -2e। सो दुनिया में जब भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आता है? E, उसके बाद 2e, उसके बाद 3e, उसके बाद 4e। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर 0 तो नहीं सर, E, उसके बाद 2e, उसके बाद 3e। सर 1.5e क्यों नहीं आया? 1.5e क्यों नहीं आया? आप खुद ही आंसर दे सकते हो। सुनना, अगर एक बॉडी का चार्ज है E, इसका क्या मतलब है? चार्ज E मतलब सिर्फ E मतलब प्लस E। अगर चार्ज है प्लस E, पहली बात पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे या गेन? लूज किया होगा। कितने? 1। अगर +2e है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, +3e है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, -2e है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे। प्लीज एक क्वेश्चन देता हूं, उसी से इसको आप इस वाले प्रॉपर्टी को खुद से समझ सकते हो। टीचिंग स्टाइल देखो, टीचिंग स्टाइल देखो। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, बट आपके मुंह से मैं प्रॉपर्टी आपको सुनना चाहूंगा। कॉम्प्रीहेंड द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग चीजें मैं दे रहा हूं इसका मतलब बताइए, बस आपको मतलब बताना है। अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज है +5e, इसका क्या मतलब है? पहली बात, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? इलेक्ट्रॉन लूज। 5e मतलब क्या? 5 इलेक्ट्रॉन। सो क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है बॉडी हैज लॉस्ट 5 इलेक्ट्रॉन। यस पॉसिबल, 5 इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज कर सकता है। आप खुद बोलना कौन सा पॉसिबल नहीं है। Q इज -22e। पहली बात, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे कितने? 22। बॉडी हैज गेन्ड 22 इलेक्ट्रॉन्स। यस पॉसिबल। अब खुद बताना क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है। चार्जेस -1.5e, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे कितने? 1.5। सो बॉडी हैज 1.5 इलेक्ट्रॉन। क्या बॉडी 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? अरे इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। सो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूं Q इज इक्वल टू +6.67e, क्या मतलब है? बॉडी हैज प्लस है तो बॉडी लूज किया कितने? बॉडी हैज लॉस्ट कितने? 6.67 इलेक्ट्रॉन। पॉसिबल नहीं है। 6.67 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। यहां से हमने ये समझा, ये मत कंक्लूड करना कि चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। चार्ज फ्रैक्शनल हो सकता है, बट चार्ज इज ऑलवेज सम नंबर इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर हमेशा इंटीजर होगा। प्लीज इसको कंक्लूड करें, इसको ऐसे कंक्लूड करें। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखना, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज that can exist independently in nature is small e, that is 1.6 into 10 की power -19 coulomb. And any object can contain charge in integer multiples of e. दुनिया में कोई भी चार्ज होगा हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। सबसे छोटा चार्ज E, उसके बाद 2e, उसके बाद 3e, उसके बाद सो कंक्लूजन इज दिस कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज E, उसका नेक्स्ट 2e, उसका नेक्स्ट 3e, उसका नेक्स्ट 4e। सो हमेशा जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा सम नंबर इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इजंट इट? सो एक फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले को ऐसे याद मत रखो क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। क्या पता कि बॉडी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्वायर ना करना हो, बॉडी कुछ और पार्टिकल्स की वजह से चार्ज आ रहा हो। दिस इज द चार्ज ऑन अ बॉडी ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट लेट्स से क्वेश्चन में नीट में ऐसा किया है कि बॉडी इज लूजिंग अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे ई नहीं आएगा, 2e आएगा। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर चार्ज, बट इसको ऐसे मत याद रखो, इसको ऐसे याद रखो। सुनना, व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल चार्ज। किसी चीज का हम टोटल निकाल रहे हैं। सपोज आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 आइटम। टोटल बिल, नंबर ऑफ थिंग्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 थिंग। टोटल बॉटल्स, नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स मतलब टोटल ऑफ समथिंग, नंबर इनटू कॉस्ट ऑफ 1। सो टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मेरे स्टूडेंट्स आज से ऐसे याद रखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑफ 1 पार्टिकल। इससे बहुत सारे मिसकंसेप्शन से आप दूर रहोगे। प्लीज इसको देखो। अब देखना,
अब इसको मैंने बॉक्स किया, टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमेशा के इंटीजर होंगे। बट क्या चार्ज फ्रैक्शनल हो सकता है? क्या चार्ज Q इज इक्वल टू 0.01 कूलम एग्जिस्ट कर सकता है? अरे क्यों नहीं? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं क्योंकि टीचर्स बहुत एनालॉगस स्टेट मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। भाई चार्ज E के टर्म्स में अगर लिखो तो सामने वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। अरे इस फॉर्मूले को देखो, टोटल चार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। दिस इज मस्ट बी इंटीजर, ये तो मस्ट बी इंटीजर। बट ये जो चार्ज जो है ये कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकता है। आगे जाके क्वेश्चंस के थ्रू और बताऊंगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है क्या? चलो क्लियर, ओके। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कौन सा ले लूं? यस, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे रिकॉल करोगे? दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है दैट इज स्मॉल e, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एनी अदर वैल्यू ऑफ चार्ज e का ही कोई इंटीजर मल्टीपल होगा। अगर आप e का ही कोई इंटीजर मल्टीपल ले रहे हो तो सामने वाला जो n है वो कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। टोटल चार्ज का वैल्यू फ्रैक्शनल आ सकता है। इज दिस क्लियर? ओके। क्योंकि देखो ना, अगर आप ऐसे बोल रहे हो q इज इक्वल टू 22e तो ये 22 इंटीजर हो सकता है। बट ये ऑन सॉल्विंग तो ये वाला जो वैल्यू है ये फ्रैक्शनल आ सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कुछ एनसीईआरटी के लाइन। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय माइकल फेराडे। एक्चुअली माइकल फेराडे ना, उनके जो इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने दो लॉज दिए इलेक्ट्रोलिसिस के, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बट ये वेरीफाई या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था अ साइंटिस्ट कॉल्ड मिलिकन। एंड आपने सुना होगा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अपने सिलेबस में नहीं है, आप यूट्यूब पे एक छोटा सा एनिमेशन देख के देख सकते हो, इस फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये जो दो लाइंस है, ये जो लास्ट के 3 लाइंस है एक्चुअली एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है। टीचर्स इसको डिस्कस नहीं करते। मैं एटलीस्ट 5 से 8 मिनट लेना चाहूंगा आपका इसको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है। क्या है? जस्ट लाइक अ डॉटेड लाइन when viewed from a distance appears to be like a continuous line। क्या बात कर रहे हो सर? एक डॉटेड लाइन ले लो, अगर इस डॉटेड लाइन को बहुत डिस्टेंस से देखोगे, अगर इस डॉटेड लाइन को बहुत डिस्टेंस से देखोगे तो एक कंटिन्यूअस लाइन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली मेनी चार्ज पार्टिकल्स टेकन टुगेदर अपीयर एज कंटिन्यूअस चार्ज। एनसीईआरटी जो बोल रहा है प्लीज इसको अच्छे से समझो। एनसीईआरटी स्टार्ट्स विद एन एनालॉजी। पहली बात, वो एक एनालॉजी दे रहा है, अच्छे से ये एनालॉजी समझो। एनालॉजी मतलब कंपैरिजन। इट इज सेइंग अ डॉटेड लाइन when viewed from a distance appears like a dotted line when viewed from a distance appears like continuous line। Similarly जो बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस है, बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस है, अगर आप इसे बहुत बाहर से देखो ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल देखो, इट अपीयर्स as continuous charge। It appears as continuous charge। There are two kinds of charge। One is discrete charge कि 1 2 3 4 5 6 and continuous charge सारे चार्जेस एक पूरे इस पूरे स्टाइलस पे अगर चार्ज है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल। सो ये जो डिस्क्रीट चार्ज है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में कि एकदम जूम करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्क्रीट चार्ज हम लोग डिस्कस करते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। बट इसी को जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, जूम करके देखोगे तो यही कंटिन्यूअस चार्ज लगेगा। ठीक है, जैसे कि एक लाइन अगर कंटिन्यूअस है, ये लाइन पूरा कंटिन्यूअस है, इसी को बहुत जूम करके देखोगे तो आपको डॉटेड लाइन दिखेंगे।
इजंट इट? यही बोला है। अब दो लेवल्स है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एकदम माइक्रोस्कोप जूम करके देखना चाहता हूं, चार्जेस इन्वॉल्व आर इन फ्यू हंड्रेड मल्टीपल्स ऑफ ई। माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर आप चार्ज देखोगे तो वो ई होगा, या ई के 10 टाइम्स होगा या 100 टाइम्स होगा। ये वाला लाइन एनसीईआरटी का, फ्यू हंड्रेड मल्टीपल्स ऑफ ई। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो, किसकी बात करो? अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो, सुनना प्लीज सुनना, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या क्या चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन से ऑर्डर में एग्जिस्ट करेंगे? आइदर ई है, मतलब इतना स्मॉल चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या फिर सम 10 टाइम्स ऑफ ई, या फिर सम 100 टाइम्स ऑफ ई। ऐसे चार्जेस मिलेंगे आपको, बहुत छोटे छोटे चार्जेस। ई तो खुद बहुत छोटा वैल्यू है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 18 -18, 100 से तो 10 की पावर -17। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल जो चार्जेस से आप डील कर रहे हो वो आइदर ई है या 10 ई है, 100 ई है, फ्यू हंड्रेड मल्टीपल्स ऑफ ई। एनसीईआरटी ऐसा बोलना चाह रहा है, few hundred multiples of E, and thus they appear as discrete lumps. So ये charges microscopic level में कैसे charges है? discrete charges है। ऐसे discrete मतलब एक चार्ज इधर, एक इधर, एक इधर, बिल्कुल ऐसे 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 discrete दिखते हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। कहा गया हाँ, ड्यू टू विच क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट एंड वैलिड। इसलिए चार्जेस क्वांटाइज्ड है, ये इंपॉर्टेंट एंड वैलिड है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैसे तो एक यूनिवर्सल लॉ है, फिजिक्स के कोई भी ब्रांच में कोई इसका वायलेशन नहीं है, बट एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही है कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, देन चार्जेस आर एनॉर्मस कंपेयर्ड टू ई। ई के कंपैरिजन में तो बहुत एनॉर्मस है। एट दिस स्केल द ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट। सुनो, अगर आप बाहर से देख रहे हो, मैक्रोस्कोपिक लेवल बड़े बड़े सिस्टम्स को देख रहे हो, तो इतने छोटा वाला चार्जेस, छोटे छोटे चार्जेस आपको एक कंटिन्यूअस चार्ज जैसा दिखेगा। ये जो ग्रेनी नेचर है चार्ज का, कि ये एक चार्ज छोटा सा, ये एक छोटा सा चार्ज, ये एक छोटा सा चार्ज, दैट ग्रेनी नेचर विल बी लॉस्ट, बिकॉज इतने छोटे छोटे चार्जेस आपको दिखेंगे ही नहीं, सब एक साथ कंटिन्यूअस, एंड इट विल अपीयर टू बी कंटिन्यूअस। दस वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं है कि क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है, बट नहीं मानोगे तो बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं होगा। सो कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अगर उसने कभी पूछ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है, अभी तक नहीं पूछा है, बस उसने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। सो कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? यस, वी कैन डू दैट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। और व्हाई इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नॉट वैलिड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल? दिस इज द आंसर। सो अगर मैं कंक्लूड करूं यहां पे कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में चार्ज इज एनॉर्मस, एनॉर्मस चार्ज है, चार्ज इज एनॉर्मस कंपेयर्ड टू ई, एनॉर्मस कंपेयर्ड टू ई। सो क्या है, जो चार्ज का डिस्क्रीट चार्ज है, ये डिस्क्रीट चार्ज देखने में कैसा लगता है? कंटिन्यूअस चार्ज। सो ऑल द डिस्क्रीट चार्जेस, all discrete tiny charges appear to be continuous, appear to be continuous. Is this clear? This is the difference between macroscopic and microscopic charge. तो दुनिया में सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है? स्मॉल e, that is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. And I am talking about the charge that exists independently in nature. देखिए, there are some particles, कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि क्वार्क्स भी डिस्कवर किए गए हैं, एंड क्वार्क्स का चार्ज ई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये भी अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन क्वार्क्स के ऊपर भी कर दूं, क्योंकि कुछ लोग वरना डाउट पूछेंगे। वैसे तो क्वार्क्स हायर फिजिक्स में 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बट हम लोग मेनली 2 टाइप के डिस्कस करेंगे, अप डाउन, एक्चुअली अप डाउन, चार्म, है ना, ये सब होता है। So we will discuss 2 types of quarks, एक up quark and down quark. up quark का चार्ज होता है +2e/3। अरे सर, e के कंपैरिजन में बहुत कम। एंड डाउन का होता है -e/3। सर, ये पार्टिकल्स डिस्कवर्ड है क्या? बिल्कुल, हायर फिजिक्स में इनको डिस्कवर किया गया है। तो कैसे डिस्कवर किया गया? एक्चुअली एक प्रोटॉन को, एक्चुअली आप एक प्रोटॉन को फर्दर तोड़ सकते हो इनटू 2 up quarks and 1 down quark,
एंड एक न्यूट्रॉन को फर्दर तोड़ सकते हो, आप एक न्यूट्रॉन को फर्दर तोड़ सकते हो एज 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क. इज दिस क्लियर? So can protons be subdivided into even smaller particles? Yes. Can neutrons be subdivided? Yes. But can electrons be subdivided? No. Electrons are the most fundamental particles of nature. They cannot be further subdivided. आपको आज तक protons and neutrons भी लगता था, but higher physics में, high energetic physics में इनको भी subdivide कर दिया गया है. तो सर सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज तो हमें ये वाला मानना चाहिए, E/3. नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स अनस्टेबल है एंड ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं. हम जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, वी मीन टू से द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. क्या एक अप क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? नहीं. 2 अप एंड 1 डाउन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. अभी लिखूंगा वो. अच्छा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? E. आज प्रूव करते हैं. 2 इंटू अप क्वार्क का चार्ज कितना? 2E/3 प्लस 1 इंटू एक डाउन क्वार्क का चार्ज कितना? -E/3. सो ये क्या आ गया? 4E/3 एंड प्लस एंड माइनस -E/3. सो आई थिंक इट इज 3E/3, दैट इज इट इज प्लस E, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. देखिए, तो प्लस E, प्रोटॉन का जो चार्ज है प्लस E, दिस प्लस E इज ब्रोकन डाउन इंटू 2 अप एंड 1 डाउन. एंड एक न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, आज प्रूफ करते हैं. एक न्यूट्रॉन को आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो. ये अपने कोर्स में नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं. 2 डाउन एंड 1 अप. सो 2 डाउन, सो 2 इंटू -E/3 एंड 1 इंटू 1 अप का कितना है? 2E/3. सो -2E/3 प्लस 2E/3 and I think it is 0. So for the first time in your life you have proved that कि the charge on a neutron is 0, and this is called the quark configuration of protons and neutrons. So proton can be broken down into quarks, neutron can be broken down into quarks, but electrons cannot be broken down. Please, electrons cannot be further broken down. ठीक है. And what is the smallest possible value of charge that exists independently in nature? Smallest value of charge that exists independently in nature, that is small e, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. But if you have discovered quarks, इसको quarks को क्यों नहीं ले रहे? Quarks are not considered because number one reason, they are highly unstable and they don't have independent existence. मुझे independently in nature चाहिए. इनका independent है, they exist in pairs. इनका कोई भी independent existence नहीं है. No independent existence. No independent existence. I hope ये क्वार्क से रिलेटेड ये बेसिक पॉइंट आपका क्लियर है. ठीक है. सो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने कितना ज़्यादा डिटेल में हमने चीज़ें समझा. आई होप अब तक आपको चीज़ें क्लियर हो गए होंगे. अब लास्ट के 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास. चार्ज मास के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. अगर बॉडी का मास 0 है, मतलब बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड बॉडी अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो व्हाट अबाउट चार्ज? सो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. मतलब एक बॉडी का मास 2 kg, चार्ज 0 हो सकता है. बट ऐसा बॉडी ढूंढ सकते हो क्या जिसके पास चार्ज है बट मास नहीं है? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. चार्ज इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ मास. ठीक है. चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट. बाप रे बाप, इतना भारी शब्द. रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट मतलब आपको ये पता नहीं होगा, आपके कोर्स में नहीं है. आइंस्टाइन का एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है विच स्टेट्स दैट अगर एक ऑब्जेक्ट का स्पीड वेरी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट हो गया,
देन ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं रहता। ऐसा बोलना भी थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, ये एक बहुत ही फालतू अंडरस्टैंडिंग है रिलेटिविटी का, बट टीचर्स ऐसा बोलते हैं इसलिए शेमलेसली मुझे भी बोलना हो रहा है। एक्चुअली मास नहीं बोल सकते, एंड मास अगर बोल भी रहे तो वो ये वाला मास नहीं है जो हम लोग यूजुअली समझते हैं। हायर फिजिक्स में अगर मैं आपका कभी ले पाता बीएससी वगैरह के क्लासेस, देन क्या होता है ना, उसका मोमेंटम चेंज होता है। बट कुछ गधेरो टीचर्स, गधेरो बुक्स ऐसे बोलते हैं कि उसका मास चेंज होकर m इज इक्वल टू सम m नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो आपके एग्जाम्स में ये सब चीज़ें तो कभी पूछा नहीं जाएगा, एंड कभी पूछेगा भी ना थोड़े बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो तो यही मान के चलेगा कि अगर स्पीड, इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन इट्स मास इंक्रीजेस। आप भी ऐसा देखो, इस रिलेशन से पता चल रहा है, अगर v इंक्रीज होगा तो 1 बाई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल डिक्रीज एंड दिस टर्म विल इंक्रीज। बट ये मास इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर मैटर आ जाएगा, वो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एनालॉजी है, डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अभी मैं अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपीरियंस आपके लिए डेवलप नहीं कर पाऊंगा। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखो कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत हाई हो गया, वेरी वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, then object का mass will increase but charge will not increase no matter how high the speed is. So charge does not depend upon relativity. An object is moving with speed very close to speed of light. Will the charge of the object change? Not at all. Mass, yes, mass will increase. So now what about specific charge? What do we mean by specific charge of a particle? Specific charge of a particle is the ratio of charge to mass. चार्ज टू मास रेशियो इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, सुनना प्लीज, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा बट मास इंक्रीज होगा, बट मास विल इंक्रीज एंड स्पेसिफिक चार्ज विल डिक्रीज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके मॉड्यूल वगैरह, जो कोचिंग के मॉड्यूल्स आप फॉलो करते हो, कोचिंग के टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे ये बताने के लिए, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन बहुत फालतू इंटरप्रिटेशन है। मास इंक्रीज बोलना नहीं चाहिए, कुछ फालतू ऑथर्स बोलते होंगे कि स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो। सो इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज देन इट्स मास इंक्रीजेस and specific charge decreases, charge will remain constant. So charge is relativistically invariant but mass is relativistically variant. mass relativity के ऊपर डिपेंड करता है एंड स्पेसिफिक चार्ज स्पीड बढ़ने से कम हो जाता है। सो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत डिटेल में समझा। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर क्या करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल फाइनल आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।